दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल BW कैंपस पे। मैं अर्पित त्रिवेदी आज आपको बताऊंगा BHU BCom ऑनर्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, BW कैंपस एक सीरीज़ चला रहा है जिसमें हम सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको बताने का प्रयास करते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके और आपका BHU में प्रवेश का सपना, एडमिशन का सपना पूरा हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस BHU BCom में पूछे जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। तो 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके बाद आते हैं कि किस किस पॉइंट से, किस किस टॉपिक के किस किस पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक्स में बेसिक्स की बिजनेस का बेसिक आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ बिजनेस, तो सबको पता है कि बिजनेस मीन दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। अगर पीटर एफ ड्रकर जी के वर्ड्स में कहें तो टू क्रिएट कस्टमर्स। ठीक है, तो बिजनेस की मीनिंग पता होनी चाहिए। फिर बिजनेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं हमें वो पता होना चाहिए। इंडस्ट्री और कॉमर्स इसके कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको इंडस्ट्री पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है कि रॉ मटेरियल को हम फिनिश्ड गुड्स में या उसको हम लोग सेल करने की पोजीशन में ला दें, तो उन सारे प्रोसेस को किसके अंडर हम रख सकते हैं, इंडस्ट्री के। ठीक है, तो इंडस्ट्री भी कई टाइप की होती है। कौन कौन सी, जैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंटीग्रेशन इंडस्ट्री और वगैरह वगैरह। तो हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि आपका जो फिशिंग है या आपका जो मुर्गी पालन है वो कौन सा कह सकते हैं कौन सा वो इंडस्ट्री के अंडर आता है, तो आपको बताना पड़ेगा ये जेनेटिक इंडस्ट्री के अंडर आता है। जैसे उसी तरह पूछ दिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक एग्जांपल दे दिया कि ये बताइए कि हमारा गारमेंट इंडस्ट्री किस में आता है, तो आपको बताना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि पहले हम वो कॉटन लेते हैं, फिर कॉटन से कपड़ा बनाते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे ही शुगर केन लेते हैं, उससे शुगर बनाते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई। फिर उसी तरह एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या, जैसे पहले हमारा ऑयल निकलता है, कच्चा तेल निकलता है। ठीक है, उसके बाद उसका एनालिटिकल होके उसकी प्रोसेसिंग होके क्या बनता है, केरोसिन बनता है, डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है। ऐसे ही आपको सारे इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन सी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी तरह आप कह सकते हो एक और है, एक कह सकते हो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एग्जांपल तो बहुत सिंपल है, ब्रिज हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या आएगा, एक असेंबली इंडस्ट्री का अगर एग्जांपल पूछे तो जैसे कार है। ठीक है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो कार के सारे कंपोनेंट या सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती, वो जगह जगह से पार्ट्स लेती है, फिर उसको असेंबल करके उस पर अपनी ब्रांडिंग कर देती है, तो वो कौन सा हो गया, असेंबलिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये होता है आपका इंडस्ट्री। अब ट्रेड क्या होता है, ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग होगी। तो बाइंग एंड सेलिंग होगी कि किसी चीज़ को खरीदना और बेचना, और उसका वो क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू अर्न प्रॉफिट। तो ये भी कई तरह का हो सकता है, जैसे आपका होम ट्रेड, फिर आपका लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड या प्रोविंशियल ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट बिजनेस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्ट ट्रेड मतलब क्या होता है, जैसे नेपाल का अपना कोई बंदरगाह नहीं है, या उसका जो गुड्स आना होगा वो पहले इंडियन पोर्ट पे उतरेगा,
इंडियन बंदरगाह पे उतरेगा, उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ से नेपाल भेज दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया फिर कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या होता है, व्हाट इज़ कॉमर्स। ठीक है, तो कॉमर्स में क्या आएगा, अब कॉमर्स क्या है, कॉमर्स है कि जो चीज़ का मैन्युफैक्चर हुआ है वो कंज्यूमर को एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट प्राइस आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो इसमें इसके दो कंपोनेंट हैं, ट्रेड और एड्स ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड का मैंने बता दिया कि ट्रेड कितने तरह का होता है। अब एड्स ऑफ ट्रेड में क्या आ जाएगा आपका, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, एडवर्टाइजमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, पोस्टेज, अदर सर्विसेज, ये सब आपकी आ जाएंगी कॉमर्स में, एड्स ऑफ ट्रेड में। तो ये सब मिल के ही बनता है आपका कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया फीचर्स। ठीक, अब फीचर्स में क्या, फीचर्स में हम कह सकते हैं कि भाई ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि इससे क्या होता है, इसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, इससे हमारे जो हमारा कह सकते हैं इकनॉमी है वो भी डेवलप होती है। ठीक है, इससे लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी होती है, इससे यूटिलिटी जनरेशन भी किया जाता है। तो ये सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो हमें पता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह का होता है। सबसे पहले होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या, कि एक आदमी होगा, वही सारा प्रॉफिट लॉस बियर करेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, वही सारा मालिक होगा। उसके बाद आता है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होगा, देयर आर नंबर ऑफ पीपल, there are number of people for the certain objective, and the objective is to generate profit, and the profit will be distributed among all the partners or the prescribed rates। ठीक है, तो ये हो गया पार्टनरशिप। उसके बाद लिमिट, उसके बाद आपका आता है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बाद आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो फॉर्म है जिसपे एक आदमी खुद ऑनर होता है, वही उसको मैनेज करता है, जितना प्रॉफिट होता है वही बियर करता है, जितना लॉस होता है वो भी वही बियर करता है, सारी चीज़ें वही करता है। तो ये होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसके अब इसके कह सकते हैं, इसका एडवांटेज क्या है कि भाई कंज्यूमर को ईजिली, क्योंकि छोटी छोटी जो शॉप्स होती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं। फिर आपका क्या कह सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कैसे, क्योंकि भाई सारे, जैसे हर आदमी के बस की बात नहीं वो बड़ा बिजनेस कर सके, छोटे छोटा बिजनेस करके हर आदमी अपना काम कर सकता है। फिर उसी तरह आप कह सकते हो ये वो फ्री होता है कि कभी भी आप वो उसको शट कर सकता है, कभी भी ओपन कर सकता है। फिर आप कह सकते हो कि इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। आजकल तो गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी या लोन दे रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके फीचर्स या इसके फीचर्स में हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसके उसकी बात करें, इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें या लिमिटेशंस की बात करें, तो इसके लिमिटेशंस में खाली ये चीज़ आएगी कि लिमिटेड फाइनेंस। भाई आप अगर अकेले हो, आपकी क्रेडिबिलिटी किसी को नहीं पता है, तो आपको लोन जल्दी नहीं मिल पाएगा। या फिर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब हर एक आदमी हर एक चीज़ में विद्वान नहीं हो सकता। जैसे आपने कॉमर्स पढ़ा तो आपको कॉमर्स का आता है, आपको साइंस का नहीं आता होगा। तो उसी तरह हर आदमी हर एक फील्ड में, जैसे वहाँ पे कौन सी फील्ड होती है भाई आपको मार्केटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, एचआर का भी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का भी होना चाहिए। मान लीजिए किसी को इकोनॉमिक्स आती है, 2 सब्जेक्ट नहीं आता है, तो वो शायद और अच्छे से डिसीजन मेकिंग ना कर सके। तो इसीलिए मैनेजरियल लिमिटेशन। ठीक है, फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो हो सकता है वो बियर ना कर सके और इंसॉल्वेंट हो जाए। फिर अनसर्टेन लाइफ कभी भी वो बंद किया जा सकता है। ठीक है, फिर कंजर्वेटिव अप्रोच। भाई ये ज़्यादा रिस्क नहीं बियर कर पाते हैं। ठीक, तो ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप।
शिप। उसके बाद आ गया पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ। इसके अगर हम कहें कैरेक्टरिस्टिक तो टू और मोर पीपल, ठीक है। फिर एक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए इनके बीच में लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, प्रॉफिट को सब में डिस्ट्रीब्यूट करना होना चाहिए। बिजनेस का ऑपरेशन कौन करेगा या बिजनेस को चलाएगा कौन, एक आदमी को हम, एक पार्टनर को हम लोग असाइन कर देंगे, वो बिजनेस चलाएगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग में सारे पार्टनर रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होता है आपका पार्टनरशिप का फीचर्स। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी, फिर आपका नो सेपरेशन बिटवीन पार्टनर एंड द फर्म, ठीक है। फॉर एक सर्टेन नेम ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी, ठीक। फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर होगा। टाइप्स ऑफ पार्टनर में क्या होगा, टाइप्स ऑफ पार्टनर में आपका होगा क्या कहते हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, माइनर पार्टनर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। उसके बाद मेरिट डिमेरिट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर पार्टनरशिप डीड पढ़ना पड़ेगा कि पार्टनरशिप डीड में आखिर होता क्या है, ठीक। तो पार्टनरशिप डीड में आपका क्या लिखा रहेगा, पार्टनरशिप डीड में रहेगा आपका कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपका नेम ऑफ द फर्म एंड एड्रेस, फिर नेम ऑफ द पार्टनर एंड देयर एड्रेसेस, ठीक है। फिर ये स्कोप ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन, फिर कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर ऑडिटिंग प्रोसीजर, वर्क एलोकेशन, फिर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स you can find from the partnership deed, and partnership deed is the basic document, ठीक है। कि आपको इसी से सारी जानकारी पता चल सकती है कि आखिर बिजनेस कैसे या पार्टनरशिप कैसे रन कर रही है। तो ये आपका होता है पार्टनरशिप, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन, ये आपको नोट्स में हमारे टीम ने एक बेहतर तरीके से बनाया है, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। फिर आपका आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होगी कि जो कंपनी है वो एक कह सकते हैं एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम मतलब क्या, आप कह सकते हो एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका क्या है, जिसकी कैपिटल ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइड है, और जो कंपनी है उसकी जो लाइफ वो परपीचुअल है, ठीक है। चाहे कोई आए चाहे जाए वो चलता रहेगा। कंपनी की एक कॉमन सील है जो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पे लगती है, जैसे आदमी साइन करता है वैसे वो भी साइन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं कि भाई ये क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक है। कृत्रिम व्यक्ति मतलब क्या कि आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे कि भाई इसका एक अलग नाम है, एक इसकी अलग कॉमन सील है, एक परपीचुअल एग्जिस्टेंस है, मतलब मेंबर्स में कम और गो, द कंपनी विल गो फॉर द इंडेफिनिट टाइम, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आप पढ़ोगे ये सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर आप पढ़ोगे कॉमन सील, फिर आप पढ़ोगे क्या कहते हैं कॉपरेशन फॉर द प्रॉफिट। फिर आप देखोगे कि क्या कहते हैं मेंबर इसमें कितने हो सकते हैं। अगर वो आपकी वो है प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपके मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम आपका कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपका नंबर ऑफ डायरेक्टर, अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो अगर आपका पब्लिक कंपनी है तो 3, प्राइवेट कंपनी है तो 2, 1 पर्सन कंपनी है तो 1, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक।
कि ये कितने हो सकते हैं। उसके बाद इससे क्वेश्चन पूछा है 1-2 बार, ठीक है। उसके बाद हु इज़ डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन होता है, प्रमोटर कौन होता है। प्रमोटर वो आदमी होता है जिसके दिमाग में आइडिया आता है, वो सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है और बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर एनुअल जनरल मीटिंग कब कब होनी चाहिए, इसका क्या प्रोसीज्योर है, इसमें क्या क्या रेजोल्यूशन होते हैं, वाइंडिंग अप कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। फिर उसी तरह एक आपका आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ द पीपुल फॉर द कह सकते हैं फॉर द म्यूचुअल हेल्प या म्यूचुअल सपोर्ट, मतलब कि एक दूसरे का हेल्प हो सके, एक दूसरे को सहयोग मिल सके, इसलिए हम लोग ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करते हैं। इसका एक एक्ट भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इसके फीचर हैं, ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब जो चाहे वो बन सकता है, कोई दबाव नहीं है। ओपन और यूनिवर्सल मेंबरशिप, मतलब जो चाहे वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सबका वेलकम है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, एक जो जितने भी मेंबर्स हैं सबसे पूछ के ही कोई ना कोई सब डिसीजंस लिए जाएंगे। फिर उसके बाद आप कह सकते हो सर्विस मोटिव। अब सर्विस मोटिव क्या, जैसे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी खोली गई, जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में सस्ते मूल्य पे की कोई दुकान खोली गई, तो उसका कोऑपरेटिव, उसका मोटो क्या है कि भाई आदमी को सस्ते दाम पे अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल सकें, ठीक है। कैश ट्रेडिंग, फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब इसके डिमेरिट्स आपको देखने पड़ेंगे कि इसके डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन आखिर होता क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई? बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है कि जब जब दो कंपनी या दो से ज़्यादा कंपनी एक म्यूचुअल हेल्प के लिए, एक कह सकते हैं कि म्यूचुअली जब क्या करते हैं आपस में जुड़ती हैं या कंबाइन होती, तो उसको क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर यूनिट्स, सेम और डिफरेंट लाइन की हो सकती हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स इन नेशनल और इंडस्ट्रियल मार्केट, ठीक है। तो ये है कि भाई दो या दो, जैसे मान लीजिए कंपनी एक्स और कंपनी वाई दोनों मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा? एसोसिएशन हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के रीजंस आपको पता होनी चाहिए। रीजन में क्या? सर्व एंड एक्सेसिव कंपटीशन, मतलब बहुत ज़्यादा अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन को रिमूव करने के लिए भी, जैसे मान लीजिए एक्स वाई 2 कंपटीटर्स थे, तो अब क्या किया? जैसे व्हाट्सएप ने क्या किया, व्हाट्सएप ने क्या किया, ये फेसबुक ने क्या किया, इंस्टाग्राम, और उसको व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो उसी तरह अगर कॉम्बिनेशन भी हो जाए, या ये कॉम्बिनेशन का भी एक पार्ट है, कॉम्बिनेशन के तरीके हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है। फिर इफेक्ट ऑफ ट्रेड साइकिल, मान लीजिए मंदी चल रही, तो दो कंपनी मिलके अगर लॉस बियर करेगी या कम प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसका चलेगा, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। फिर इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये रेशनलाइजेशन क्या होता है। रेशनलाइजेशन होता है कि जब कोई कंपनी, जैसे आप जानते हो डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, तो डेवलपमेंट होते रहते हैं, उन डेवलपमेंट्स को अपनाना, मतलब जैसे पहले सारा चीज़ मैनुअल होता था, सारा काम मैनुअल होता था, उसके बाद अब क्या हो गया? अब सारे काम क्या हो गए हैं? अब सारे काम मशीन से होने लगे हैं, ऑटोमेशन होने लगा। तो वही ऑटोमेशन या मशीन को अपनाना ही कहलाता है रेशनलाइजेशन। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए टाइप्स और फॉर्म्स। टाइप्स ऑफ, ये पहले आपको टाइप्स पढ़ने चाहिए, टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो ये हॉरिजेंटल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, लैटरल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, और डायगोनल हो सकता है। तो अगर हॉरिजेंटल है तो वो कैसे होगा? अगर दो सेम तरह की, सेम
बिजनेस यूनिट्स हैं वो अगर कॉम्बिनेशन कर रही हैं तो वो हॉरिजेंटल, ठीक है। उसी तरह अगर हम कहें वर्टिकल की, तो वर्टिकल में अलग अलग इंडस्ट्री है, ठीक है, वो सीक्वेंस कॉम्बिनेशन होगा। जैसे पहले कॉटन की किसी ने फार्मिंग की, उसके बाद कॉटन को किसी ने स्पिन किया, फिर कॉटन को किसी ने बुना, फिर किसी ने उस पर प्रिंट डाई किया, फिर रेडीमेड गारमेंट्स बना। तो अगर ये सारी फर्म एक साथ वो कर लें, एक साथ कॉम्बिनेशन कर ले, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लैटरल। तो लैटरल दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है दो तरह का हो सकता है। तो अब जैसे मान लीजिए स्टील कंपनी है, तो वो ट्यूब बनाने वाले से, मशीनरी और इंजीनियरिंग वाले से कर ले, या अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस है वो कागज़ वाले से कर ले, स्याही वाले से कर ले, छपाई मशीन वाले से कर ले, टाइप बनाने वाले से कर ले। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ना है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या, पूल, कार्टेल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, फिर आपका फेडरेशन, ठीक है, फिर आपका क्या कहते हैं, ट्रेड एसोसिएशन, कंसोलिडेशन, सिंडिकेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। होल्डिंग कंपनी, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ कार्टेल का जन्म कहाँ हुआ, या विच कंट्री इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द कार्टेल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर ठीक से पढ़ोगे तो आपका एक क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। और इससे अगर हमारा प्रयास ये है कि जितनी भी टॉपिक्स बताए गए हैं, अगर आप उनको अच्छे से गो थ्रू करके जाते हो एग्ज़ाम में, तो निश्चित ही आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सही होने का चांस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी आपको बताना चाहूँगा हमारे सेशन 2 2021 के वीडियोस और नोट्स आप आ चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं। अभी आप विज़िट कर सकते हैं www.bwcampus.com और इनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज़ में। हमारे कोर्सेज़ में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, रिटन नोट्स मिलेंगे, MCQ बंडल्स मिलेंगे, और आप BW 2021 कोड का यूज़ करके अभी 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना चाहते हैं और आप ये चेक करना चाहते हैं कि आखिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अलग से हमारे टेस्ट सीरीज सेक्शन को भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे कोर्सेज़ को अभी परचेज़ कर रहे हैं, उनको ये टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। थैंक यू सो मच।